नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा आपके अपने YouTube चैनल एरिज ए पाथ ऑफ लर्निंग पर आपका स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। जैसा कि आपको पता है, हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लासेज चल रही हैं और अगर आपने क्लासेज देखी हैं तो आपके लिए आज टेस्ट सीरीज की है ये वीडियो। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो उनसे संबंधित है। तो आइए, आपको ज़्यादा वक्त ना खराब करते हुए हम क्वेश्चंस देखते हैं आज के। अगर आपने वो क्लासेस देखी हैं तो आप इनके आंसर बड़ी आराम से दे देंगे और अगर आपने नहीं देखी है तो क्लासेस जरूर देखिए आप जाकर। तो चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ के। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने प्रत्येक के रूप में किसे चुना था? किसे चुना था भाई? अगर आपने वो वीडियो देखी है, पहली वीडियो थी, उसी में आंसर क्या था? प्रत्येक के रूप में किसे चुना था? हाथी को चुना था संविधान सभा ने। संविधान सभा ने प्रत्येक के रूप में किसे चुना था? हाथी को चुना था। तो आइए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ये देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पांडुलेखन समिति, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पांडुलेखन समिति थी कौन सी। तो मैंने आपको बताया था पांडुलेखन समिति कौन सी थी। तो आइए हम देखते हैं इसके बारे में एक बार। अगर जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो आपको पता है जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। अगर वल्लभ भाई पटेल की बात की जाए तो इसका भी आपको पता है, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष। और अगर राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए दोस्तों, यहां से भी आपका एक क्वेश्चन क्लियर होगा कि जो राजेंद्र प्रसाद थे वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। देखिए, कई दफा क्या होता है, झंडा समिति के अध्यक्ष जे बी कृपलानी को मान लिया जाता है, लेकिन आपको याद रखना है झंडा समिति या ध्वज समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, ना कि जे बी कृपलानी। तो आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया यहाँ से। और अब हमारा आंसर क्या होगा? पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा आंसर होगा BR अम्बेडकर। पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष थे, जिसको ड्राफ्ट कमेटी या आपकी प्रारूप समिति कहा जाता है। ये बातें आप याद रखना। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। ये देखिए दोस्तों, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 कौन से अनुच्छेद के लिए लाया गया था? ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 कौन से अनुच्छेद के लिए लाया गया था? तो इसका भी आपको पता है, आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 में ऐसे प्रस्ताव से संबंधित कुछ विधान बताए गए हैं, परिभाषित किया गया ऐसे प्रस्ताव को। तो जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है, ये ऐसे प्रस्ताव के उन्मूलन के लिए ही लाया गया था। आपको पता होना चाहिए, इसमें जुर्माना व दंड का विधान बताया गया है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। देखिए, आपको बताने आपके किसके कितने क्वेश्चन सही हुए थे। ये देखिए आप, काफी खूबसूरत प्रश्न है ये भी आपका। निम्नलिखित में से किस न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं मिलता? देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत प्रश्न आया है। निम्नलिखित में से किस न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं मिलता? तो मैंने आपको प्रस्तावना को बेहद विस्तार से समझाया था, तो आपको पता होना चाहिए कौन से न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं मिलता। सामाजिक न्याय मिलता है, राजनीतिक न्याय ये भी मिलता है, आर्थिक न्याय हाँ ये भी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? धार्मिक न्याय। दोस्तों, जो धार्मिक न्याय है इसका उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान आपको सिर्फ 3 प्रकार के न्याय देता, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। तो जो धार्मिक न्याय है इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं मिलता। आपको इस बात का पता होना चाहिए। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। संविधान सभा एक जाति की संस्था है, ये कथन किसका है दोस्तों? ये कथन किसका है? तो बताइए। देखिए, लॉर्ड साइमन की अगर बात की जाए तो लॉर्ड साइमन ने कहा था कि संविधान सभा हिंदुओं की संस्था है। संविधान सभा हिंदुओं की संस्था है। और अगर लॉर्ड मेयो की बात की जाए तो लॉर्ड मेयो तो आपके
गवर्नर जनरल थे आपके, जिन्होंने पहली बार जनगणना की शुरुआत की थी। और जो भारतीय वित्त था उसके केंद्रीयकरण के जनक कौन थे? वो लॉर्ड मेयो थे। तो इनका तो कोई मामला ही नहीं है भाई यहाँ पे। अब देखिए ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन को आपको पता है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा मतलब कांग्रेस। तो हमारा आंसर क्या होगा? सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन बचे अब, विंस्टन चर्चिल। जो हमारा आंसर होगा, इन्होंने कहा था कि संविधान सभा एक जाति की संस्था है। ये बातें आप याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया? तो बताइए दोस्तों, यही मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था। तो देखिए इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। कलकत्ता अधिवेशन की अगर बात की जाए तो कलकत्ता अधिवेशन विशेष क्यों रहा था? क्योंकि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों ही इसी अधिवेशन में गाए गए थे, 1896 और 1911। तो ये आपको पता, कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत गाए गए थे। शुरू तो अधिवेशन का भी आपको पता होगा, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस विभाजन, ये भी आपको पता है, 1907। यह भी आपको पता होगा, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इसके बाद अगर लखनऊ समझौते की बात की जाए तो लखनऊ समझौता भी आपको पता है। लखनऊ समझौता को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो लखनऊ समझौता था उसमें कांग्रेस का विलय हुआ था मुस्लिम लीग के साथ, और आपस में कांग्रेस का विलय लखनऊ समझौता में हुआ था 1916। और अगर बात की जाए अब कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? लाहौर अधिवेशन हमारा आंसर होगा। तो ये बातें आप याद रखना। तो आइए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। संविधान सभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है भी। संविधान सभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो देखिए दोस्तों, आपको पता होगा संविधान सभा में टोटल सीटें कितनी थी? 389 थी, जिनमें से 93 सीटें तो रियासतों को दे दी गई थी। अब बची कितनी? तो आइए देखते हैं। 389 में से 93 माइनस करते हैं, 296। तो संविधान सभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? हमारा आंसर क्या होगा? 996। तो ये बातें भी आप याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? देखिए दोस्तों, ये भी कितना प्यारा क्वेश्चन है। आपको पता है कि मौलिक अधिकार, तो आपको पता है मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए, जबकि पूछा जा सकता है, ये देखिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने, विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ब्रिटेन से लिया गया है। मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के एक राजनीतिज्ञ थे डाइसी। तो डाइसी ने एक सिद्धांत दिया था, रूल ऑफ द लॉ। जो रूल ऑफ द लॉ था उसी को विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। जो विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत है, डाइसी का जो सिद्धांत था वहां से लिया गया। और डाइसी कहां से थे? आपके ब्रिटेन से थे। तो विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया? हमारा आंसर होगा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आप काउंट करते चलना अपने क्वेश्चंस, आपके कितने राइट होते हैं, और फिर कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। और आपको इससे ही पता चल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ये देखिए, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी दोस्तों? यह भी बहुत है, ये अच्छा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो देखिए, आपको पता होगा जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसमें 9 महिला सदस्यों ने भाग लिया था।
लेकिन अब हमारे यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, कुल कितनी महिला सदस्य थी, तो हमारा आंसर क्या होगा 15। संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी, जिनके बारे में मैंने अपनी वीडियो में विस्तार से बताया भी है, उनकी जो विशेषताएं थी वो भी आपको बताई हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, इससे अच्छा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। ये देखिए क्या पूछा गया है, जीवन साथी चुनने का अधिकार भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है। जीवन साथी चुनने का अधिकार दोस्तों, देखिए अगर आप जॉब भी लगना चाहते हैं, अगर आप तैयारी करें, आप क्यों कर रहे हैं तैयारी, कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा, और उसमें से एक उद्देश्य हो सकता है ये भी हो, जैसे मेरी टीम में कुछ साथी हैं मेरे, तो उनका उद्देश्य बस यही है, नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन देखिए इसका प्रतीक से कोई संबंध नहीं है इस बात का तो प्लीज़ आप ये याद रखना, इस बात का प्रतीक से कोई संबंध नहीं है। लेकिन और भी काफ़ी दोस्त हैं जिनका उद्देश्य ये है जीवन साथी पाना, और उसी के लिए वो लगे हुए हैं। तो जो जीवन साथी चुनने का अधिकार है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपको प्रदान करता है, तो आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 21। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21 आपको जीवन साथी चुनने का अधिकार प्रदान करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, प्रदर्शन व विरोध का अधिकार भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन बताएगा कि आपकी समझ मौलिक अधिकारों के प्रति कहाँ तक विकसित हुई है, और आपने कहाँ तक समझा मौलिक अधिकारों को दोस्तों। तो देखिए प्रश्न, प्रदर्शन व विरोध की स्वतंत्रता भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है। हो सकता है प्रदर्शन और विरोध देखते ही आप यहाँ पे चले जाओ, बी के ऊपर चले जाओ, क्योंकि आपको पता है शांति पूर्ण ढंग से इकट्ठा होना, तो आप सीधा यहाँ पे जाएंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, जो अनुच्छेद बी है वो आपको शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता देता है, सिर्फ शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होना। जरूरी नहीं आप विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हो, अगर आप किसी की शादी में गए हो तो वहाँ पे भी आप इकट्ठा हुए शांतिपूर्ण ढंग से, क्या आप वहाँ पे विरोध कर रहे हो। अगर आप कहीं पे मंदिर में गए वहाँ भी तो आप शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुए हो, क्या आप वहाँ पे किसी का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हो। तो देखिए दोस्तों, जो 19(1) का बी जो स्वतंत्रता आपको शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता देती है, सिर्फ यहाँ पे विरोध का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसके बाद अनुच्छेद 14 की अगर बात की जाए, अनुच्छेद 14 का आपको पता ही है, विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत। 19(f) की अगर बात की जाए, जैसा कि आपको ये नीचे दिख भी रहा होगा, ये जो आपको दिख रहा है 19(1)(f), अगर 19(1)(f) की बात की जाए तो आपको पता होगा, ये तो आपको 1978 में इसको निलंबित कर दिया गया था, इसका हनन कर लिया गया था, या इसका स्थगन कर दिया गया था, ये अब प्रचलन में नहीं है 19(1)(f। तो ये बातें आप याद रखना। तो अब देखिए दोस्तों, हमारा आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा 19(1)(a। ये आपको याद रखना है कि प्रदर्शन विरोध का अधिकार भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद देता है, 19(1)(a, जिसके अंदर विचार हो और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। देखिए अगर आप किसी के प्रति विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उस वक्त आप अपने विचार शो कर रहे हैं, अपने विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो जो आपको प्रदर्शन एवं विरोध की स्वतंत्रता का जो अधिकार देता है वो अनुच्छेद 19(1)(a देता है। ये बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा कौन भाई कितने क्वेश्चन डाल रखे हैं प्रतीक ने, काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे आपने, बस आप अपने क्वेश्चन में काउंट करते रहिए कितने आपके सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। फिर कमेंट बॉक्स में बताना जरूर भाई कि आपको कहाँ तक कितनी समझ थी इन क्वेश्चन की। मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये भी गजब का क्वेश्चन है भाई, बेहद गजब का क्वेश्चन है। ये भी ये बात बताएगा कि आपने कितना समझा और कहाँ तक समझा और कैसे समझा है। तो देखिए आइए देखते हैं। न्यायोचित प्रकृति के हैं, हाँ भाई बिल्कुल है, अनुच्छेद 32 इस बात को बताते हैं। विरोधात्मक प्रकृति है, हाँ बिल्कुल है भाई, राज्य के लिए विरोधात्मक और नकारात्मक प्रकृति के हैं, कोई डाउट नहीं है। ये नीचे देखिए दोस्तों, यहाँ भी आपको हो सकता है डाउट हो, ये स्थायी नहीं है। कई दोस्त होंगे ये स्थायी नहीं, इसके ऊपर निशान लगा देंगे कि हाँ भाई ये दिख रहा है ये स्थायी नहीं है, और इसके ऊपर निशान लगा दिया, लेकिन गलत हो जाएगा आपका आंसर, याद रखना।
आपका आंसर गलत हो जाएगा अगर आपने ये स्थायी नहीं है पे निशान लगा दिया, क्योंकि अनुच्छेद 32 के अनुसार, और 32 संसद को अधिकार देता है कि अगर संसद चाहे तो मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है। तो इसके मतलब क्या हुआ, इसका ऐसे तात्पर्य क्या है, जो मौलिक अधिकार है वे स्थायी नहीं है दोस्तों। तो हमारा ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो बात करते हैं हम सी की। आपातकाल के समय शपथ निलंबित हो जाते? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपातकाल के समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, वो ऑर्डर देता है, उसके बाद हनन होता है, निलंबित होते हैं। यह बात आपको याद रखनी। उसके बाद ही मौलिक अधिकारों का स्थगन होता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों के स्थगन के लिए, अपने आप निलंबित नहीं होते। सिर्फ आपका अनुच्छेद 19 में आपको जो स्वतंत्रता दी गई 19(1) में, सिर्फ 19(1) एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो आपके बाहरी आक्रमण के समय भारत के द्वारा किसी युद्ध में शामिल होने पर अपने आप निलंबित होता है दोस्तों। बाकी जितने भी आपके मौलिक अधिकार हैं उनका स्थगन राष्ट्रपति स्वयं अध्यादेश जारी करके करता है, ना कि वे स्वतः निलंबित होते। आपको यह बात याद रखनी है। तो ये बात आप याद रखना। इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? ये देखिए, इससे आसान प्रश्न नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो आपको पता, प्रारूप समिति का गठन तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। राजेंद्र प्रसाद ने संविधान प्रारूप समिति का गठन किया था, और जो BN राव ने जो प्रारूप तैयार किया था उसकी जांच करना ही उद्देश्य था प्रारूप समिति का, जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर से हम बात कर चुके हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो देखिए दोस्तों, ये भी मैंने आपको मेरे ख्याल से बताया था। अगर बात की जाए 42वां संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन आपको पता ही है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा तो जोड़ा ही गया था। हमारा राइट आंसर कौन क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन। अब अगर बात की जाए 48वां संविधान संशोधन, तो देखिए पानी लेके आएगा। देखिए भाई, क्या देख रहे थे हम? 48वां संविधान संशोधन देख रहे थे। तो इसका भी आपको पता होगा, 48वां जो संविधान संशोधन था वो आपका अनुच्छेद जो 356 उससे संबंधित है भाई। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 का आपको पता होगा राष्ट्रपति शासन हो। राष्ट्रपति शासन किसी एक क्षेत्र में लगाया जाता है जहाँ पे संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। तो जो पंजाब था, पंजाब में उस समय राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तो जो उसकी अवधि थी उसको बढ़ाने के लिए, 2 वर्ष तक बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 48वां संविधान संशोधन किया गया था। तो ये बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद 51वां संविधान संशोधन भी आपको पता होगा। जो 51वां संविधान संशोधन था वो मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, जो आपके यहाँ की जो अनुसूचित जनजातियां हैं, संसद में उनके प्रतिनिधित्व से संबंधित था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। बाकी आपके ज़्यादा काम के नहीं है दोनों अनुच्छेद। हाँ, ये अनुच्छेद आप ये को याद रखना। जो 73वां अनुच्छेद आपको ये नीचे दिख रहा है, देखिए मैं इसको हटा देता हूँ फिर दिख जाए। तो ये जो 73वां अनुच्छेद आप देख रहे हो, ये आपको याद रखना। जो 73वां अनुच्छेद था ये पंचायती राज से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अधिकार नीति निर्देशक तत्व व मौलिक अधिकारों में समान है? काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी गजब का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा अधिकार नीति निर्देशक तत्व व मौलिक अधिकारों में समान है? तो आइए देखते हैं हम। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण, ये अनुच्छेद 49 में है भाई। अनुच्छेद 49 में बताया गया है कि जो सामरिक महत्व के स्थान है, राज्य का फर्ज है या राज्य का कर्तव्य है कि उनको संरक्षण प्रदान करे। अवसर की उपलब्धता, ये आपके अवसर की समानता से ही संबंधित है भाई। उपलब्धता समानता की बात है। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 39 अनुच्छेद 39 क में बताया गया है। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद सी की, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो हमारा आंसर क्या होगा कि कौन सा अधिकार निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों में समान है? तो हमारा आंसर होगा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। क्योंकि आपको पता होगा नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 45 और मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 21 ए, दोनों में बच्चों के लिए निःशुल्क सहायता का प्रावधान दिया गया है।
तो आपको ये बात भी याद रखनी है। हमारा आंसर क्या होगा? सी। इसके बाद अगला देखते हैं। तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात की जाए, प्रस्तावना और संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? देखिए हम देखते हैं इसके बारे में। अगर जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव, जिसके आधार पर प्रस्तावना का निर्माण हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए संविधान की प्रस्तावना का निर्माण किस आधार पर किया गया था, तो हमारा आंसर होगा उद्देश्य प्रस्ताव। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर हम के मुंशी के बारे में बात करें तो जो के मुंशी थे, इनका एक कथन है कि प्रीएम्बल इज द होरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भारतीय संविधान का भविष्य फल है प्रस्तावना को, वो किसने कहा था? के मुंशी ने कहा था। तो ये बात आपको याद रखनी है, के मुंशी ने भविष्य फल कहा था प्रस्तावना को। ठाकुरदास भार्गव की अगर बात की जाए, ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। दोस्तों ये भी आपके लिए काफी जरूरी है। संविधान की आत्मा और संविधान की कुंजी किसने कहा था प्रस्तावना को? ये ठाकुरदास भार्गव का कथन था। ये देखिए आपको नीचे देख रहा निराजुद्दीन अहमद। जो निराजुद्दीन अहमद था, इनका प्रस्तावना से कोई संबंध नहीं था, लेकिन इन्होंने आपके प्रारूप समिति के बारे में जरूर एक टिप्पणी की थी। इन्होंने प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहकर उसका मजाक उड़ाया था। अपवहन समिति। तो निराजुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा था। तो ये क्या हो गया भाई? इन्होंने आंसर ही नहीं डाला इसमें। कोई बात नहीं भाई, टाइपिंग में दिक्कत होगी, मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर, आप याद रखना। जिसका आंसर होगा वो है N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला। जो N.A. पालकीवाला थे, N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। आपको ये बात याद रखनी है। ये देखिए दोस्तों, टाइपिंग करते टाइम थोड़ी हो सकता है दिक्कत होगी हो, इसलिए आंसर रह गया था, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी फैक्ट्स जो ये क्लियर हो गए तो आप इनके बारे में भी थोड़ा याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया? इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इससे अगला देखते हैं। किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करता है? ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं इसके बारे में भी। अगर बात की जाए 338 की, तो आपको पता है दोस्तों, अनुच्छेद 338 में तो SC/ST आयोग है। SC/ST आयोग का गठन अनुच्छेद 338 में है। 240 की अगर बात की जाए तो 240 का आपको पता है, ये भारतीय संघ से संबंधित है। ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये सामने आ गया दोस्तों, इसलिए बता रहा हूँ। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ना ये आपसे कभी पूछा जाएगा, लेकिन देखो भाई इस क्वेश्चन में आ गया, क्वेश्चन ने पूछ रखा है तो बता देता हूँ इसके बारे में कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं या भारतीय संघ शासित जो क्षेत्र हैं, उनसे संबंधित नियम बनाने का जो प्रावधान है, राष्ट्रपति को जो शक्ति दी गई है, उससे संबंधित आपका ये 240 है। 368 की बात की जाए, देखिए 368 नीचे दे रखे, आपको दिख भी रहा होगा, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। 368 जो नीचे दे रखा है, ये आपके लिए जरूरी हो सकता है, क्योंकि 368 में संशोधन की प्रक्रिया बताई गई। संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 के अंदर दी गई है। अब हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपको याद रखना है किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करता। तो पिछड़ा वर्ग आयोग 340 में है। आपको ये बातें याद रखनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। पता नहीं भाई कितने क्वेश्चंस डाल रखे हैं, मुझे खुद भी नहीं पता है, क्योंकि मैं सिर्फ अभी आया था और इन्होंने कहा था कि लेक्चर लेना है। तो देख रहे हैं भाई कितने इन्होंने कितने % डाल रखे हैं, कितने प्रतीक ये बता रहा है भाई, लगभग 28-29 तो मिलेंगे। तो देखते हैं हम, निम्न में से किस अनुच्छेद, निम्न में से अनुच्छेद 15 कौन सी स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता? ये देखिए दोस्तों, ये भी काफी महत्वपूर्ण आपका, निम्न में से अनुच्छेद 15 कौन सी स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता? तो देखिए आपको इस बात का पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि जो अनुच्छेद 15 है वो आपका समानता का अनुच्छेद है, और समानता के बारे में जिसमें बताया गया कुछ एक बातें। तो यहाँ पे 15 में स्वतंत्रता की जगह समानता आना चाहिए था, पहले तो आप इसको सही कर लेना। क्योंकि समानता का अनुच्छेद आपका 14 से आपको 18 तक जो भारतीय संविधान ने समानताएं दी हैं कुछ एक,
तो उनसे संबंधित है ये। अब हम बात करते हैं तो इसमें 5 प्रकार की समानताओं का उल्लेख मिलता है दोस्तों। 5 प्रकार की समानता है इसमें, वो कौन कौन सी हैं? धर्म, मूल, लिंग, जाति, जन्म स्थान। तो ये 5 प्रकार की जो समानता है आपको अनुच्छेद 15 में देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया क्या गया, निम्न में से अनुच्छेद 15 कौन सी समानता प्रदान नहीं करता? तो आइए देखते हैं कौन सी नहीं करता। जाति बिल्कुल करता है, जाति की। मूल की करता है, धर्म के आधार पर करता है। उद्भव, हमारा आंसर क्या होगा? उद्भव। जो उद्भव के आधार पर जो समानता है अनुच्छेद 15 प्रदान नहीं करता दोस्तों। अब यहाँ भी एक क्वेश्चन बन जाता है, देखिए तो उद्भव के आधार पर समानता कौन सा अनुच्छेद देता है? आपको याद रखना है अनुच्छेद 16 उद्भव के आधार पर समानता प्रदान करता है आपको, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता अनुच्छेद 22 प्रदान नहीं करता? क्या बात है यार, काफी अच्छे क्वेश्चन बना रखे हैं भाई। देखो बहुत मेहनत कर रखी है भाई टीम ने, लग रहा है इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना रखे हैं। और ये सब मैंने देखो भाई, मैं तो आपको सिर्फ आगे पढ़ा रहा हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता था आज क्या रहना है, कौन सा लेक्चर होना है। इन्होंने सारा कुछ पहले से ही सेट कर रखा था और मैं यहाँ पे आया, इन्होंने कहा कि आपका लेक्चर होना टेस्ट सीरीज का एक। तो बहुत मेहनत कर रखी है भाई इन्होंने, देखो कहाँ से क्वेश्चन उठाए और कैसे कैसे सेट किए हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में भी। तो भाई देखो मैं स्पेशली मैं खुद की तरफ से प्रतीक को थैंक्स करना चाहूँगा सबसे पहले तो, क्योंकि इसने इतनी मेहनत की है। पता नहीं भाई कहाँ से तो इसने टाइपिंग करवाई, कहाँ से प्रश्न उठाए और कहाँ से और कैसे सेट किए, मुझे खुद भी नहीं पता। इसलिए मैं खुद बेहद शुक्रगुजार हूँ प्रतीक के लिए स्पेशली, मतलब ये व्यक्तिगत रूप से काफ़ी शुक्रगुजार हूँ जो इतनी मेहनत कर रहा लड़का चैनल के लिए। तो आप भी देखो भाई इसकी मेहनत को थोड़ी तवज्जो दो यार, सब्सक्राइब किया करो चैनल को, आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, बहुत मेहनत कर रहा भाई। हम तो यहाँ पे आप देख रहे हो, हमें सिर्फ 35-36 मिनट की एक वीडियो होती है, हम तो बना के चले जाते हैं, लेकिन इसके पीछे की जो सारी मेहनत होती है वो किसकी? वो प्रतीक की मेहनत है भाई। रात को ये लगा लो ये 3-3 बजे सोता है भाई, इतनी मेहनत कर रहा है लड़का। तो आप इसकी मेहनत को तवज्जो दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन डाल रखा है ये भी इसने। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता अनुच्छेद 22 प्रदान नहीं करता? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है। तो आपका जो गिरफ्तारी एवं निरोध के संबंध में जो संरक्षण दिया गया वो आपको अनुच्छेद 22 में दिया गया है, यह बात आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए वकीलों से परामर्श, हाँ जी बिल्कुल है, वकीलों से परामर्श का अधिकार अनुच्छेद 22 ही प्रदान करता है। गिरफ्तारी का कारण बताया जाए, हाँ जी बिल्कुल, गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा आपको गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को। 24 घंटे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा यात्रा के समय को मिलाकर, यह भी अनुच्छेद 22 प्रदान करता है आपको। दोहरी अक्षति नहीं हो सकती, आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो जो दोहरी अक्षति है ना दोस्तों, आपको इस बात का भी पता होना चाहिए, जो दोहरी अक्षति का प्रावधान है वो अनुच्छेद 20 में है, ना कि 22 में। दोहरी अक्षति अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 20 के अंदर। इसमें आपको 3 प्रावधान बताए गए हैं, कोई पूर्वपद प्रभावी कानून, उसके बाद दोहरी अक्षति और स्व अभिशंसन, ये तीनों ही प्रावधान आपको 20 में देखने को मिलते हैं। तो हमारा आंसर होगा दोहरी अक्षति, ये आपको अनुच्छेद 22 प्रदान नहीं करता। तो इसके बाद अगला देखते हैं। निम्न में से अनुच्छेद 15 कौन सी स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है? हम देख चुके हैं, आंसर उद्भव था हमारा। क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था दोस्तों? तो महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स मिशन को, क्योंकि देखिए क्रिप्स मिशन आपका 1942 में आया था और इसने कहा था कि जो संविधान सभा का गठन होगा वो युद्ध की समाप्ति के बाद होगा, क्योंकि इस दौरान आपका दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए महात्मा गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। विभाजन के बाद भारत में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? क्या बात है यार, कहां से, मतलब ये क्वेश्चन भी काफी खूबसूरत निकाल के लाया है प्रतीक। देखिए कितना खूबसूरत प्रश्न पूछा है। विभाजन के बाद भारत में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? अब ये नहीं पता है, आपका टेस्ट ले रहा था, मेरा टेस्ट ले रहा था, लेकिन प्रश्न भेद है, गजब डाल रखे हैं इसने। तो देखिए आप चर्चा करते हैं विभाजन के बाद भारत में मनोनीत सदस्यों की संख्या। तो देखिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जो संविधान सभा थी उसने 389 सीटें निर्धारित की थी दोस्तों, जिसमें से
93 सीटें रियासतों को दे दी गई थी। अब इसके बाद क्या हुआ था, 296 आपके निर्वाचित सदस्य थे, और ये जो आपके सदस्य थे आपके मनोनीत थे दोस्तों, यहाँ पे चुनाव नहीं करवाए गए थे। अब प्रश्न हमारा इन्हीं से संबंधित है कि विभाजन के बाद भारत में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो आपको पता होगा विभाजन के बाद क्या हुआ था, 389 में से 90 जो सदस्य थे वो चले गए थे पाकिस्तान के अंदर। तो भारत में कितने सदस्य शेष रहे, तो भारत में सदस्य शेष रहे दोस्तों 299। अब इन 299 में से आपको पता होगा 229 तो आपको निर्वाचित सदस्य थे, 229 तो निर्वाचित थे, तो कितने बचे वो भी देखते हैं। कितना गया भाई सारा, ये आ गया 229 आपके निर्वाचित थे। इसके बाद कितने शेष बचे थे, 70 सदस्य। कितने शेष बचे दोस्तों, 70 सदस्य। मतलब विभाजन के बाद भारत में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी, 70 थी दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या होगा, 70। तो इसका आंसर ये होगा, आपको ये बातें याद रखनी है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह भी चलिए चर्चा करते हैं इसके बारे में भी। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। 1929 में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य माना गया, बिल्कुल माना गया था भाई लाहौर अधिवेशन में, तो ये सही है कथन तो बिल्कुल। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया, ये गलत है भाई, ना ना ना, ऐसा नहीं हुआ था। मैंने आपको बताया था 1940 में जिस समय अगस्त प्रस्ताव आया था, अगस्त प्रस्ताव इसी संबंधित था। ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया था आधिकारिक रूप से, और इसीलिए तो क्रिप्स मिशन उन्होंने भेजा था 1942 में। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए था यहाँ पे, 1940 में स्वीकार किया था, ना कि 1942 में। तो ये बिल्कुल गलत कथन है। संविधान सभा के लिए 389 सीटों का निर्धारण, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों कथन तो आपके सही हैं। इन्होंने पूछा कथन सही नहीं है, तो हमारा बी आंसर होगा, ये बात आप याद रखना। इसके बाद अगला देखते हैं, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष। ये तो बिल्कुल आसान है भाई। देखिए यहाँ भी क्या होगा, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, देखते ही राजेंद्र प्रसाद की तरफ दौड़ेंगे स्टूडेंट। लेकिन प्रश्न देखो यार, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, इन्होंने स्थायी नहीं पूछ रखा, स्थायी अध्यक्ष इन्होंने पूछा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। हमारा आंसर सच्चिदानंद सिन्हा होगा, आंसर सच्चिदानंद सिन्हा होगा हमारा, याद रखना आप ये बात है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा शब्द मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। देखिए ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा शब्द मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, तो आइए देखते हैं। संप्रभु बिल्कुल है भाई, बताया गया, प्रस्तावना में बताया गया है। एकता बिल्कुल बताया गया। संघीय व्यवस्था का मतलब क्या है, अखंडता। देखिए संघीय व्यवस्था का मतलब ये भी अखंडता, लेकिन जो अखंडता शब्द है ये मूल संविधान में बहुत बाद में जोड़ा गया था, ये आपको पता होगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ये बातें आपको पता है, याद रखना आप। प्रतिष्ठा इस बात का, इसका भी प्रस्तावना में उल्लेख मिलता है। तो जो तीनों शब्द हैं अखंडता को छोड़ के मूल संविधान से हैं। अखंडता मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, बाद में जोड़ा गया था, ये बातें आप याद रखना। तो अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। वाह क्या बात है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। तो देखिए मैं जब आपको स्वतंत्र प्रस्तावना पढ़ा रहा था उस समय भी मैंने आपको बताया था ये बात, फिर स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ाया उस समय भी मैंने आपको बताया था कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उससे आपको भारतीय संविधान का एक दर्शन होता है कि भारतीय संविधान किस प्रकार का है, आपको कितने प्रकार के न्याय देता है, कौन कौन सी मुख्य स्वतंत्रताएं हैं, ये सब बातें आपको प्रस्तावना बताती है। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उसको प्रस्तावना आपको 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है, ये बात आपको याद रखनी है। पानी पी लेता हूँ एक बार। तो आपकी बात याद रखनी है, भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। अगला देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक, ये तो देखो भाई आपको पता ही होगा यार, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी पहली बैठक। ये तो इतने आसान क्यों डाल दिया भाई, इतनी मुश्किल डालते डालते। सही हौसला ना टूटे बच्चों का। ये देखिए भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति कब चुना गया, ये भी आपका क्वेश्चन काफी अच्छा है।
राष्ट्रपति कब चुना गया? तो देखिए आपको पता होना चाहिए 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 मतलब जिस समय आपके संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, वो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था और यही वो दिन था दोस्तों जिस समय राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। हमारा आंसर क्या होगा? 24 जनवरी 1950। चलिए भाई, फाइनली क्वेश्चंस थे जो पूरे हो चुके हैं। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित तो आपको इनके आंसर पता चल गए होंगे और आपने इनके अधिकतर क्वेश्चंस के आंसर दे भी दिए होंगे। तो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे और कितने गलत हुए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है भाई। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।